चेन्नई शहर की वो सुबह बाकी सुबहों की तरह ही आम थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे और सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन शहर के सबसे व्यस्त बाजार टी नगर में स्थित चेन्नई ज्वेल हाउस के लिए यह सुबह क़यामत लेकर आई। जब शोरूम के मालिक श्रीकांत रेड्डी ने अपनी दुकान का शटर उठाया तो उन्हें अंदर का नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो जगह कल रात तक सोने और हीरों की चमक से जगमगा रही थी, आज वहां सिर्फ खालीपन और अंधेरा था। शोकेस टूटे नहीं थे, अलमारियां बिखरी नहीं थीं, लेकिन उनके अंदर रखा खजाना गायब था। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह एक ऐसी डकैती थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अंदर का दृश्य किसी भूतिया फिल्म जैसा था। सब कुछ अपनी जगह पर था और जमीन पर एक भी खरोंच नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू से सारा सोना और हीरा हवा में गायब कर दिया हो। श्रीकांत रेड्डी की चीख ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। शोरूम से लगभग 200 करोड़ रुपए के सोने के गहने और हीरे गायब थे। चेन्नई ज्वेल हाउस सिर्फ एक गहनों की दुकान नहीं था, बल्कि यह 3 पीढ़ियों से चले आ रहे भरोसे और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। टी नगर के केंद्र में स्थित यह 5 मंजिला भव्य शोरूम दक्षिण भारत के सबसे पुराने और सम्मानित ज्वेलर्स में से एक माना जाता था। इसकी स्थापना आजादी से भी पहले हुई थी और तब से यह अपनी शुद्धता, डिजाइन और ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता था। यहां आम लोग आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, फिल्मी सितारे आते थे, राजनेता भी खरीदारी करने आते थे। इस शोरूम की दीवारों ने न जाने कितनी शादियों और त्योहारों की खुशियां देखी थी। इसलिए यहां हुई चोरी सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर हमला नहीं था, बल्कि यह शहर की विरासत पर एक गहरा घाव था। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य माना जाता था। शोरूम के चारों ओर हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरों का जाल बिछा हुआ था। हर दरवाजे पर मोशन सेंसर लगे थे, लेजर आधारित अलार्म सिस्टम जिन्हें सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया था। मुख्य तिजोरी, जिसे वॉल्ट कहा जाता था, जर्मनी से मंगाई गई थी। इसे किसी भी तरह के ड्रिल या विस्फोट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे खोलने के लिए 3 अलग अलग चाबियों और एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। रात में शोरूम के अंदर और बाहर सशस्त्र गार्ड 24 घंटे पहरा देते थे। इतने कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। हर बड़े अपराध के पीछे एक शातिर दिमाग होता है। चेन्नई महाचोरी के पीछे जो मास्टरमाइंड था, शुरुआती जांच में उसका नाम विक्रम उर्फ द आर्किटेक्ट सामने आया। विक्रम कोई साधारण चोर नहीं था, वह एक पूर्व इंजीनियर था। उसे सुरक्षा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर की गहरी समझ थी। कहा जाता है कि उसने एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी के लिए काम किया था, जहां उसने बैंकों और तिजोरियों के लिए सुरक्षा डिजाइन तैयार किए थे। उसका दिमाग शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलता था, 10 कदम आगे। विक्रम ने एक छोटी लेकिन बेहद माहिर टीम तैयार की। पहला सदस्य था माया, डिजिटल घोस्ट। माया किसी भी डिजिटल सुरक्षा दीवार को तोड़ सकती थी, सीसीटीवी, अलार्म, बायोमेट्रिक। दूसरा सदस्य था अजय, एक्रोबेट। वह लेजर ग्रिड और तंग जगहों से बिना छुए निकल सकता था। तीसरा था इकबाल, ताले और सेफ क्रैकिंग का विशेषज्ञ। कहा जाता है वह स्पर्श से कॉम्बिनेशन भांप लेता था। 6 महीने की योजना, 3D मॉडल पर अनगिनत अभ्यास, हर मिनट का हिसाब, कौन सा गार्ड किस समय कहां। मंत्र था धीरज, सटीकता और अदृश्यता। किसी को नुकसान नहीं, कोई सुराग नहीं। चेन्नई ज्वेल हाउस की सुरक्षा किसी किले पर चढ़ाई जैसा था, पर इसे कला की तरह अंजाम दिया गया। पहला कदम, डिजिटल सुरक्षा को निष्क्रिय करना। माया वैन में थी, वैन नकली टेलीकॉम जैसी। उसने शोरूम का वाईफाई हैक किया, धीरे धीरे सुरक्षा प्रणाली में जगह बना ली, लाइव फीड को लूप पर डाल दिया। कंट्रोल रूम में सब सामान्य दिख रहा था, असल में कैमरे बंद थे। अगला कदम, अलार्म सिस्टम चुप कराना, सेंसर एक एक कर डीएक्टिवेट। सिस्टम ने इसे रिबूट समझ लिया। अब शोरूम डिजिटल रूप से अंधा और बहरा था। बाहर गार्डों को खबर नहीं। पहला चरण सफल हुआ। अजय और इकबाल तैयार थे। मुख्य दरवाजा और खिड़कियां अनछुई। रिसर्च, इमारत पुरानी सीवेज लाइन के ऊपर। अजय सुरंग से फर्श के नीचे पहुंचा। साइलेंट ड्रिल से सटीक छेद, सर्वर, इलेक्ट्रिकल रूम। अजय ने इकबाल के लिए रास्ता बनाया। लिफ्ट, सीढ़ियां नहीं, सर्विस शाफ्ट चढ़ाई। अब असली चुनौती, मुख्य तिजोरी। जब इकबाल और अजय मुख्य तिजोरी के सामने पहुंचे तो उनका सामना स्टील की मोटी दीवार से हुआ, जिसे बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित किया गया था।
और 3 चाबियों वाले लॉक से सुरक्षित किया गया था। इसे तोड़ना नामुमकिन था, इसलिए विक्रम ने इसे खोलने की योजना बनाई। महीनों की जासूसी में पता चला मैनेजर हर हफ्ते गोल्फ कोर्स जाता था। टीम वेटर बनकर पहुंची, गिलास से फिंगरप्रिंट की डिजिटल कॉपी बना ली। माया ने सिलिकॉन फिंगरप्रिंट तैयार किया जो स्कैनर को धोखा दे सकता था। चाबियों के बजाय इकबाल ने लॉक के भीतर छेड़छाड़ की, एंडोस्कोप और विशिष्ट टूल्स से। एक एक कर तीनों तालों के पिंस सेट, धीरज और सटीकता। सिलिकॉन फिंगरप्रिंट के साथ एक धीमी क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर सोना और हीरे चमक रहे थे। उन्होंने सूची के अनुसार सबसे कीमती, हल्के गहने और खासकर हीरे चुने। भारी सोने की ईंटों को नहीं छुआ। हर पीस गद्देदार बैग में, बिना खनक। किसी सतह को नहीं छुआ, जूते के निशान तक नहीं। लगभग 3 घंटे में 200 करोड़ का माल तैयार। अगली सुबह श्रीकांत रेड्डी शोकेरूम खोलते हैं, खाली शोकेस। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पहली नजर में अंदरूनी काम, डुप्लीकेट चाबी का शक, पर फॉरेंसिक की शुरुआत के साथ ही होश उड़ने लगे। न टूटा ताला, न कटी ग्रिल, न उखड़ी खिड़की। जैसे वे हवा में से आए और गायब हो गए। कमिश्नर को रिपोर्ट पर यकीन न हुआ। घंटों की फुटेज, कुछ असामान्य नहीं। रात भर सब सामान्य, पर एक साइबर विशेषज्ञ ने मामूली दोहराव देखा। 11:43 PM से 4:15 AM। एक घड़ी की सुई वहीं अटकी थी। समझ आया, लाइव फीड लूप था। 5वीं मंजिल, वॉल्ट थोड़ा खुला। अंदर सब खाली, कम मूल्य के कुछ पीस छोड़े गए। दरवाजा, लॉक, एक भी निशान नहीं। केमिकल से सब साफ। ये सिर्फ चोरी नहीं, हमारी जांच के लिए चुनौती है। कमरा बंद, खजाना गायब। कैसे? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। SIT ने जांच शुरू की। न उंगलियों के निशान, न पैरों के, न बाल, न रेशा। जैसे वे अदृश्य थे। CCTV, शोरूम और आसपास छाना गया। कोई गाड़ी नहीं, कोई शख्स नहीं। ब्लाइंड स्पॉट्स चुने गए। वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से सैकड़ों घंटे पूछताछ। बैंक अकाउंट्स और बैकग्राउंड खंगाले। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, गुप्त निगरानी, सब बेअसर। हाईटेक चोरियों के डेटाबेस कोई मैच नहीं। न हिंसा, न जश्न, न डींग, सिर्फ पेशेवर अनुशासन। पुलिस खाली हाथ, मीडिया और जनता का दबाव। चोरों ने तकनीक पुलिस से बेहतर इस्तेमाल की। GPS, जैमर, सिग्नल ब्लॉकर्स तक। हर रास्ता बंद, गली, हर सुराग, धोखा। एक वरिष्ठ अधिकारी, हम चोरों का नहीं, भूतों का पीछा कर रहे हैं। भौतिक सुराग नहीं, पर कुछ पहेलियां जरूर। वॉल्ट के कोने में मिला हाथी दांत का राजा। वहां कैसे आया? गलती या संदेश? क्या वे खुद को राजा बता रहे थे या खेल की शुरुआत? उन्होंने केवल सबसे शुद्ध सोना और बेहतरीन हीरे चुने। 200 साल पुराना रानी का हार छोड़ दिया। क्यों? क्या उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि नियंत्रण दिखाना? माया ने सर्वर में एक एन्क्रिप्टेड फाइल छोड़ी थी। डिक्रिप्ट हुआ, कैच मी इफ यू कैन, यानी पकड़ सको तो पकड़ लो। यह एक खुला चैलेंज था, मनोवैज्ञानिक खेल, जिसमें पुलिस पिछड़ रही थी। राजा का मोहरा, रानी का हार और यह संदेश, कहानी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा। थ्योरी, क्या यह किसी बड़े मकसद की शुरुआत थी या बस अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन? 29 सितंबर 2025। कई महीने बीत चुके हैं, पर मामला अब भी अनसुलझा है। SIT काम में लगी है, बट हाथ अब भी खाली। विक्रम, माया, अजय, इकबाल, फाइलों में संभावित संदिग्ध, मगर असली अस्तित्व गायब। जैसे ये छद्म नाम हो, असली अपराधी गुमनामी में। 200 करोड़ का सोना हीरा कभी बरामद नहीं हुआ। संभावना, सोना पिघलाया, हीरे फिर तराशे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे। एयरपोर्ट, बंदरगाह, सीमाएं, अलर्ट, पर कोई सुराग नहीं। वे ऐसे गायब जैसे कभी थे ही नहीं। चेन्नई ज्वेल हाउस फिर खुला, सुरक्षा और कड़ी। यह केस अकादमियों और सुरक्षा विशेषज्ञों की केस स्टडी। सीख, तकनीक और मानवीय बुद्धिमत्ता का मेल किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकता है। देश भर में निजी सुरक्षा मानकों पर नई बहस। बैंक, ज्वेलर्स ऑडिट कर रहे हैं। सवाल, क्या कोई प्रणाली 100% सुरक्षित हो सकती है जब सामने उसे तोड़ने को बना दिमाग हो? किसी के लिए अपराधी, किसी के लिए चालाक योजनाकार। पर कानून की नजर में अपराधी एक दिन कानून के हाथ जरूर पहुंचते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें।